शुरू करो। जय हिंद दोस्तों, एसआर क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम लोग एमपी जीके की जो सीरीज चला रहे थे, हम लोग जो एमपी जीके पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन और विस्तार। मध्य प्रदेश को भौतिक आधार पर भौगोलिक दृष्टि से कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, ये सब पर बात करेंगे। उससे पहले जब मैं ये बात करूं, उससे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि हमारा जो मध्य प्रदेश का पीईबी संस्था है, हमारी जो भर्तियां कराने के लिए, उसने अपना कैलेंडर जारी किया है, जिसमें एमपी जेल पुलिस, एमपी जेल प्रहरी वाली वैकेंसी आती है ना, जो हमारी जेल प्रहरी वाली, उसका कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसके लिए उसने 24 अक्टूबर परीक्षा की डेट बताई है। तो आपको इस दृष्टि से अगर देखें हम लोग, तो एमपी जेल पुलिस में आपका 20 नंबर का जीके आता है, जिसमें से लगभग 15 नंबर का तो आपका एमपी आएगा ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको अब पढ़ाई करने के लिए जो है ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, और आपको एमपी भी बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, जिसके लिए आपके मार्क्स अच्छे आ सके। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमारा लॉकडाउन था तो वैकेंसी नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वैकेंसी आ ही चुकी है लगभग, और आप देखेंगे कि एमपी पुलिस का भी बहुत ज्यादा जोर शोर से चल रहा है, तो वो वैकेंसी भी हो सकता है जल्दी से जल्दी कैलेंडर में शामिल हो जाए। तो आपको आज से ही एमपी जीके में पढ़ाई के लिए लग जाना है, और आगे अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति या विभाजन और विस्तार के बारे में। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जो हमारा भारत है, तो वो हमारा किस भौगोलिक दृष्टि से किस भूभाग का भाग है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो मध्य प्रदेश है, भारत है, वो गोंडवाना लैंड का भाग है, और हमारा मध्य प्रदेश भी भूभाग भौगोलिक दृष्टि से किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको बहुत बार क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से किस भूभाग का भाग है, तो आपको इसका आंसर बताना है गोंडवाना लैंड का। ठीक है दोस्तों, क्या है, हमारी पृथ्वी है जो पहले एक सब जुड़ी हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया, अफ्रीका, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप सब जुड़े हुए थे। जब महाद्वीपीय विस्थापन हुआ तो ये अलग अलग हो गए। महाद्वीपीय विस्थापन के बाद जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है, तो अफ्रीका से अलग होके कहाँ पे जुड़ गया, एशिया से टकराया, प्लेटें टकराई, तो हमारा हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ तो इस साइड वाला जो भी भाग है वो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अब आपको पता होगा कि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो मध्य में स्थित है। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है, इसलिए मध्य प्रदेश भी हमारा गोंडवाना लैंड का भाग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश के नीचे अगर बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार आ जाएगा। अब आप समझते हैं प्रायद्वीपीय का मतलब कि जो हमारा ऐसा भाग होता है भारत का, जो नीचे का भाग है, उसको हम प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। कि जो ऐसा भाग जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हो, उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। तो ये हमारा जो नीचे का भाग है, मध्य प्रदेश के नीचे अगर हम बात करें तो पूरा प्रायद्वीपीय पठार है। आइए आगे दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश के उत्तर और दक्षिण में क्या पड़ने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले पठारों की बात, अपने यहाँ एमपी के विभाजन की बात बाद में करेंगे। उसके पहले आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि मध्य प्रदेश का जो उत्तरी भाग है, मतलब इस साइड जो हमारा यूपी लगता है, यूपी हमारा कहाँ से लगता है, यहाँ से लेके यूपी लगता है हमारा सिंगरौली का। तो ये जो भाग है, या हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में हमारी कौन सी नदी पड़ती है, यमुना और गंगा। मतलब हमारा यहाँ पे जो बेसिन है वो यमुना का बेसिन पड़ जाता है। हमारे यहाँ की बेतवा नदी है वो यमुना में जाके मिलती है, चंबल ये सब जो पानी बहा कर यमुना में ले जाती है। तो आपको ये याद रखना है कि इस साइड मतलब उत्तर की ओर जो हमारा भाग है वो पड़ता है जमुना का मैदान, या जमुना पार मैदान बोलते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, तो ये जमुना पार का मैदान मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित है। अगर हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार आ जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार, तो प्रायद्वीपीय पठार है जो हमारा इसके दक्षिण में है। और दोस्तों, अगर हम पश्चिम की बात करें तो राजस्थान से लगती हुई अरावली श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी, जो हमारे मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अरावली पर्वत श्रेणी इस तरीके से पड़ती है आपकी, जो हमारे यहाँ पड़ेगी ये, तो ये राजस्थान राज्य में आती है। आगे दोस्तों, पूर्वी भाग की बात करें हम, तो पूर्वी भाग में हमारा जो बघेलखंड का पठार है, ये बघेलखंड का पठार है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में भी पड़ता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में भी पड़ता है। तो बघेलखंड का पठार पूर्वी भाग में स्थित हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके बहुत से क्वेश्चन बनते हैं कि मध्य प्रदेश के
जब जो हमारा भौतिक स्वरूप है उसके आधार पर मध्य प्रदेश में उत्तर की ओर कौन सा पठार पड़ता है या कौन सा मैदान पड़ता है, तो आपको जमुना पार का मैदान लगाना है। आपको दक्षिण की बात करेगा तो प्रायद्वीपीय पठार लगाना है, पूर्वी की बात करेगा तो बघेलखंड का पठार लगाना है, और पश्चिम की बात करेगा तो अरावली पर्वत श्रेणी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आपको एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा कौन निर्धारित करता है। तो मध्य प्रदेश की जो उत्तरी सीमा है वो कौन निर्धारित करता है, आपका चंबल नदी। चंबल नदी आपकी मध्य प्रदेश हमारा मऊ की जगह पर पहाड़ी से निकल के राजस्थान में जब प्रवेश करती है तो यहाँ पे जो सीमा है वो कौन निर्धारित करेगी, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा कौन निर्धारित करेगी, ये जाके यमुना में मिलेगी। तो आपका श्योपुर से निकल के मुरैना से, तो ये कौन नदी होगी हमारी, चंबल। तो चंबल नदी हमारी उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, अगर हम बात करें उत्तरी सीमा की, तो उत्तरी सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो आपका हो जाएगा चंबल। इसी तरीके से अगर आपका एक और क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा कौन निर्धारित करती है, तो दक्षिणी सीमा की बात की जाए तो हमारी यहाँ ताप्ती नदी है जो दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है दोस्तों, आगे अब हम लोग ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। उसके पहले हम एक बात करें, आपको मैंने पहले भी लेक्चर में बता चुका हूं कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो कितने राज्यों से मिलती है। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से मिलती है। ये हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर में उत्तर प्रदेश हो जाएगा हमारा, राजस्थान हो जाएगा पश्चिम में हमारा, पश्चिम में ही हमारा यहाँ गुजरात आ जाएगा। तो गुजरात की सीमा वाली 2 जिलों से लगती है। 2 जिले गुजरात के हैं जो हमारे मध्य प्रदेश को स्पर्श करते हैं, और 2 जिले मध्य प्रदेश के जो गुजरात को स्पर्श करते हैं। मध्य प्रदेश के वाली 2 जिले हैं जो गुजरात को स्पर्श करते हैं, अलीराजपुर और झाबुआ। और गुजरात के भी 2 जिले हैं, कौन सा, बड़ोदरा और दाहोद, जो कि हमारे मध्य प्रदेश की सीमा को साझा करता है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के 13 जिले, मतलब मध्य प्रदेश के 13 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। ध्यान से याद रखना आप, मध्य प्रदेश के 13 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। और आगे बात करें राजस्थान, तो राजस्थान को कितने हमारे यहाँ के जिले जो राजस्थान को स्पर्श करते हैं, 10 जिले हैं। टोटल 10 जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। 9 जिले हैं जो हमारे यहाँ महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करते हैं। 6 जिले हैं जो छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करते हैं। 2 जिले हैं जो गुजरात की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगर बात की जाए कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले हमारे यहाँ की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो आपको इसका जवाब भी 13 देना है। उत्तर प्रदेश के 13 जिले भी मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगर बात की जाए राजस्थान के कितने जिले मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं, बिल्कुल 10, उसका भी आंसर इसका सेम से बिल्कुल याद रखने की जरूरत है कि अगर मध्य प्रदेश की जिलों की बात की जाए, मध्य प्रदेश के जिले हैं जो यूपी को स्पर्श करते हैं, तो 13 हो जाएंगे। यूपी को कितने, 13 जिले। और अगर यूपी के जिले की बात की जाए तो वो भी 13 है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं, और मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब इसी तरीके हम आएंगे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के जो हमारे यहाँ के 9 जिले महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करते हैं, और 9 ही जिले महाराष्ट्र के हैं जो कि हमारे मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। छत्तीसगढ़ में आपका चेंज हो जाता है, मध्य प्रदेश के 6 जिले छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करते हैं, बट छत्तीसगढ़ के 7 जिले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। आपको ये याद रखना है, बिल्कुल छोटी सी चीज है। आगे चलेंगे, अभी मैंने आपको बता भी दिया कि देखो जिले कभी बहुत माइनर्स, बहुत अगर आप बड़े एग्जाम में तो ही पूछेगा कि कौन सा जिला किसको स्पर्श। हाँ, ये 2 जिले जरूर पूछे जाते हैं, अलीराजपुर और झाबुआ, जो फेमस हैं क्योंकि वो 2 हैं और बहुत सबसे कम सीमा लगती है। ये आपसे जरूर पूछ लेगा कि अलीराजपुर और झाबुआ जो है उनकी सीमा किस राज्य को छूती है, या गुजरात के वो कौन से जिले हैं जो जिनकी सीमा मध्य प्रदेश को स्पर्श करती है। आगे चलते हैं दोस्तों, जो हमारा मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ से आप मान के चलिए ये मालवा पठार के आसपास था, तो ये पूरा हिस्सा किससे बना हुआ है, एक सेकंड दोस्तों मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको। मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है वो बना हुआ है हमारा दक्कन ट्रेल की चट्टानों से। ठीक है दोस्तों, जो हमारा पश्चिमी हिस्सा हो जाएगा मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, ये बना हुआ है दक्कन ट्रेल का। दक्कन ट्रेल चट्टानें होती हैं जो उनका बना हुआ है। अगर हम बात करें पूर्वी हिस्से की, तो पूर्वी जो हिस्सा है, पूर्वी भाग, वो हमारा किसका बना हुआ है, विंध्य श्रेणी का। विंध्य श्रेणी आ जाएगी हमारी, विंध्य पर्वतों का बना हुआ है, विंध्य शैलों का बना हुआ है।
ठीक है दोस्तों। तो विंध्य शैल समूह है जो वो हमारा पूर्वी भाग में स्थित है और पूर्वी भाग ही विंध्य शैल समूह से मिलकर बना होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करें, अब आते हैं हम मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन कैसे हुआ है। तो आइए मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन देखते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है वो सबसे पहले क्या था, पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब दोनों थे, हमारी जो बंटवारे से पूर्व, विभाजन से पूर्व, तब मध्य प्रदेश को 9 प्राकृतिक भागों में बांटा गया था, 9 भागों में बांटा गया था। लेकिन जब विभाजन हुआ तो मध्य प्रदेश को ओनली 7 प्राकृतिक भागों में बांटा गया। अब हमें यह देखना है उसके पहले मध्य प्रदेश को कितने 3 उच्च प्रदेशों में बांटा गया। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम 3 उच्च प्रदेश पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे भौतिक विभाजन को कि हमारा प्राकृतिक रूप से कितना है। तो मध्य प्रदेश 3 भागों में बटा है। ठीक है दोस्तों, 3 भागों में बटा है। आप लिखते जाइएगा और मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत काम आने वाली है आगे चढ़ के। तो पहला कौन सा होगा हमारा, मध्य उच्च प्रदेश। दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, सतपुड़ा मेकल श्रेणी। तो दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, सतपुड़ा मेकल श्रेणी। और तीसरा जो भाग है हमारा वो हो जाएगा हमारा पूर्वी पठार। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश को हमारा कितने भागों में बांटा गया है, बृहद प्रदेशों के आधार पर। यहाँ बृहद मध्य प्रदेश 3 बृहद भागों में बांटा गया, बृहद प्रदेश होते हैं। ठीक है, तो इनको जब बृहद प्रदेश लिख के आ जाएगा तो आपको 3 लगाना है। और ये कई बार क्वेश्चन आया है कि मध्य प्रदेश का वो कौन सा इसमें से कौन सा भाग मध्य प्रदेश का बृहद प्रदेश नहीं है। तो आपको याद रखना है 3 भाग हैं, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मेकल श्रेणी, तीसरा है पूर्वी पठार। अब आपको ये देखना है कि जो 3 हमारा जो बहुत बृहद प्रदेश है इनको भी डिवाइड किया गया है, तो इन्हीं को डिवाइड करके 9 प्रदेश बनाए गए हैं। जो 9 प्राकृतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया था, 7 प्राकृतिक प्रदेशों में, 9 विभाजन से पूर्व था, 7 प्राकृतिक प्रदेशों में इसको डिवाइड किया गया। अब ये 7 प्राकृतिक प्रदेश कौन से होते हैं इसको हमें देखना है आज। तो हम देखते हैं कौन कौन से हमारे 7 प्राकृतिक प्रदेश हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं जो 7 प्राकृतिक प्रदेश हैं। तो सबसे पहले हम मध्य उच्च प्रदेश में देखेंगे, मध्य उच्च प्रदेश में कौन कौन से भाग हमारे आते हैं। मध्य उच्च प्रदेश, ठीक है दोस्तों, जो मध्य उच्च प्रदेश है ये पूरा भाग है। यहाँ रीवा पन्ना का पठार से लेकर के ये हमारा नर्मदा सोन घाटी तक, मतलब ये है कि आपके 5 पठारों को, ये 5 एरिया को मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहला देखेंगे जो ए नंबर पे हम डाल के चलते हैं, मध्य भारत का पठार। दूसरा देखो हमारा कौन सा आ जाएगा, बुंदेलखंड का पठार भी आ जाएगा, बुंदेलखंड का पठार। तीसरा हमारा कौन सा आ जाएगा, सी नंबर में हमारा आ जाएगा मालवा का पठार। चौथा हमारा आ जाएगा रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना। और 5वां कौन सा हो जाएगा हमारा, नर्मदा सोन घाटी। तो ये 5 प्रदेश जो प्राकृतिक प्रदेश है मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत रखा जाता है, इसके अंतर्गत रखा जाता है इन 5 प्रदेशों को। और इनको मैंने बड़े अच्छे से आपको मैप में समझा रखा है। देखो ये हमारा मध्य भारत का पठार है जो हमारे पूरे मध्य प्रदेश का 10.68% भूभाग को कवर करता है। ठीक है दोस्तों, आते हैं, देखो ये मध्य भारत का जो पठार है ये यहाँ है, इसमें कुछ भाग आपका ये नीमच मंदसौर वगैरह का आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार ये भाग है 7.7% बुंदेलखंड का पठार हो जाएगा। मालवा का पठार है जो ये पूरा इंदौर वगैरह ये सब कुछ, उज्जैन वगैरह ये सब किसमें आते हैं, मालवा के पठार में। तो मालवा का पठार सबसे बड़ा पठार है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है, सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है, तो आपका हो जाएगा मालवा का पठार। ठीक है दोस्तों,
तो अभी हम लोग सिर्फ 5 लिखे हुए हैं, अभी हम दूसरे की बात करेंगे। यहाँ पे पहले हम इनके बारे में डिस्कस कर ले। तो हमारा मालवा का पठार है जो 28.62% है, सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है मध्य प्रदेश का। तो फिर आते हैं रीवा पन्ना पठार पर। रीवा पन्ना पठार हमारा 10.37% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और बचा हमारा नर्मदा सोन घाटी। तो नर्मदा सोन घाटी हमारा दूसरा सबसे बड़ी प्राकृतिक आकृति है, प्राकृतिक प्रदेश है, 27.92%। ठीक है दोस्तों। ये 5 पठार, आगे चल के हम इसको डिस्कस से कल से जो क्लास बनाएंगे इसको हम 2 पठारों को लेके एक वीडियो में 2 पठारों को कवर करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि मध्य भारत का पठार में कौन कौन से जिले आते हैं, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं, कहाँ स्थित है, कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, ये सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले आपको ये चीजें जरूरी है समझना, इसलिए मैं आपको ये सब चीजें समझा रहा हूँ। आगे देखते हैं कि जो हमारा दूसरा भाग था वो था हमारा सतपुड़ा मेकल श्रेणी। दूसरा भाग कौन सा था, ये आपको ABCD करके मैं आप डाल दे रहा हूँ। ये हमारा सतपुड़ा मेकल श्रेणी। तो सतपुड़ा मेकल श्रेणी सिर्फ यही प्रदेश है जो हमारा बृहद प्रदेश है, तो इसी को हम प्राकृतिक भाग भी कहते हैं। तो ये हमारा 11% है, ये छठवां हो जाएगा 11%। मतलब ये 6 प्रदेश हो गए, 5 हमारे मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। एक सतपुड़ा मेकल श्रेणी था तो उसी के अंतर्गत वही आएगा। और दूसरा हमारा जो तीसरा बृहद प्रदेश कौन सा था, तीसरा बृहद प्रदेश हमारा पूर्वी पठार था। पूर्वी पठार, पूर्व के पठार में जो हमारा आता है वो है बघेलखंड का पठार। और बघेलखंड का पठार आता है जो हमारा 7वां वैसा है, सबसे छोटा भी है, ये 7% है और पूर्व का पठार है। और ये हम 7 जो हम लोगों ने प्राकृतिक प्रदेश देखे थे कि मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, ये 5 जो प्राकृतिक प्रदेश थे वो कौन से बृहद प्रदेश के अंतर्गत आते थे, मध्य उच्च प्रदेश के। तो बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा, ये आपको ऑप्शन में दे देंगे मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत किस पठार को रखा जाता है, या 3 दे देंगे, चौथा नहीं रखा जाता है। ठीक है, इस तरीके से। और आपको सबसे बड़े प्राकृतिक प्रदेश की बात करें तो आपको मालवा का लगाना है, सबसे छोटे की बात करेगा तो बुंदेलखंड को लगाना, सॉरी बघेलखंड को लगाना। सबसे छोटा बघेलखंड का पठार है और सबसे बड़ा मालवा का पठार है। ठीक है दोस्तों। तो ये सब चीज जो हम लोगों ने पठार आज देखे हैं, इनको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आगे चल के जो हम लोग विस्तृत से बात करेंगे इसके बारे में, एक एक पठार को उठाएंगे और उनके बारे उनकी विशेषताओं से लेके, नदियों से लेकर के जो भी उनकी विशेषताएं उन सबको कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार।